ग्रीन बोर्ड पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मनदीप। इस वीडियो में करेंगे क्लास 10th के सब्जेक्ट साइंस से चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस की चैप्टर एक्सप्लेनेशन वाली वन शॉट वीडियो आपको पहले से करा दी गई है। अगर नहीं देखी है तो पहले उसको देख लेना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो में बात करेंगे हम चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस के क्वेश्चन आंसर्स की। हर एक चैप्टर में, साइंस के हर एक चैप्टर में आपको दो तरह से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पहला होगा यहां पर इन टेक्स्ट क्वेश्चन से, यानी कि जो चैप्टर के बीच में ही दिए होते हैं, अलग अलग पेजेस पर चार चार पांच पांच क्वेश्चन दिए होते हैं चैप्टर के बीच में, इन टेक्स्ट क्वेश्चन होते हैं वो। और चैप्टर के लास्ट में जो दिए होते हैं उनको एक्सरसाइज क्वेश्चंस कहा जाता है। तो इस वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जितने भी इन टेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस में, उन्हें सभी को। अगर आपको एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस करने हैं तो उनकी एक अलग से वीडियो बनाई गई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उनको भी देख लेना है और अच्छी तरह से समझ लेना है। जो भी आपके इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं या फिर एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस हैं, इनकी अलग से पीडीएफ भी बनाई गई है। जो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ना, वो पीडीएफ भी अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, डाउनलोड कर लो और अपना होमवर्क भी वहीं से आप कर सकते हो। इस वीडियो में शुरू कर लेते हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चंस क्लास 10th लाइफ प्रोसेसेस के नेक्स्ट पेज से। सबसे पहले पेज नंबर 81 की बात कर लेते हैं। पेज नंबर 81 पर टोटल 4 क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर पहले को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है, व्हाई इज द डिफ्यूजन इनसफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट्स ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक ह्यूमंस। जो भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें डिफ्यूजन के थ्रू ऑक्सीजन इनसफिशिएंट रहती है, ऐसा क्यों होता है? तो बहुत सिंपल सा इसका आंसर होगा। जो हमारी स्किन होती है वो बाहरी एयर के कांटेक्ट में होती है, तो जो स्किन के सेल्स हैं वो डिफ्यूजन प्रोसेस से ऑक्सीजन की कमी को पूरा कर लेते हैं। लेकिन इस स्किन के नीचे हमारी बॉडी के अंदर और भी लाखों करोड़ों सेल्स हैं, वो तो एयर के कांटेक्ट में है ही नहीं, वो ऑक्सीजन को कैसे ले पाएंगे? इसीलिए डिफ्यूजन नहीं होता है हमारी बॉडी में, ह्यूमंस में, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। यही आपको सिंपल लिख देना है आंसर में। इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ऑल सेल्स में नॉट बी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द सराउंडिंग एनवायरमेंट, देयरफॉर डिफ्यूजन विल नॉट मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल द सेल्स। जो भी हमारी बॉडी होती है उसके सभी सेल्स की ऑक्सीजन को पूर्ति कर देना डिफ्यूजन प्रोसेस से पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सारे के सारे सेल्स आउटर एनवायरमेंट के कॉन्टैक्ट में नहीं रहते हैं। बहुत सिंपल सा इसका आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है, व्हाट क्राइटेरिया डू वी यूज टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव। अलाइव किसको कहेंगे हम भैया? बहुत सिंपल है, ऐसी चीजें जो ब्रीद करती हैं, सांस लेती हैं, वो अलाइव होती हैं, या फिर रेस्पिरेशन करती हैं, या फिर ग्रोथ और मूवमेंट शो करती हैं, वो सारी चीजें अलाइव होती हैं। इसी चीज को आपने आंसर में लिख देना है। हमें लिखेंगे, द मेन क्राइटेरिया यूज टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव आर ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन, हाउएवर लिविंग बीइंग आल्सो शो ग्रोथ एंड मूवमेंट। जो भी लिविंग थिंग्स होते हैं वो ग्रोथ और मूवमेंट शो करते हैं, इसके अलावा उनको ब्रीदिंग करना बहुत जरूरी होता है। ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन जिनमें होता है वो सारी की सारी चीजें अलाइव होती हैं। इसके साथ साथ ग्रोथ और मूवमेंट भी होती है। प्लांट्स जो हैं छोटे होते हैं, ग्रोथ करके बहुत बड़े हो जाते हैं। इसी तरह से आप भी छोटे थे कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले, अब ग्रोथ करके बड़े आप हो चुके हो, क्लास 10th में आप आ चुके हो। तो आप भी अलाइव हो, मैं भी अलाइव हूं, और जो भी रेस्पिरेशन करता है, ब्रीदिंग करता है, ग्रोथ एंड मूवमेंट शो करता है, वो सारी चीजें अलाइव होती हैं। ये क्राइटेरिया होता है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बहुत सिंपल वे में हमने लिख दिया है। आ जाएंगे अब नेक्स्ट पेज पर क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है, व्हाट आर आउटसाइड रॉ मटेरियल यूज्ड बाय एन ऑर्गेनिजम्स। जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कौन से रॉ मटेरियल का यूज करते हैं, बॉडी के बाहर से इनटेक करते हैं? तो इसके आंसर में हमें लिखना होगा, दो तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, हेटरोट्रोप्स और ऑटोट्रोप्स। पहले बात करेंगे आंसर में हेटरोट्रोप्स की। हेटरोट्रोप यूज फूड एंड ऑक्सीजन एज रॉ मटेरियल। हेटरोट्रोप दो चीजों का यूज करते हैं, फूड और ऑक्सीजन का एज रॉ मटेरियल। उसके बाद बात करेंगे ऑटोट्रोप्स की। तो ऑटोट्रोप्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, मिनरल्स, वाटर एक्सेट्रा। जो ऑटोट्रोप्स हैं वो भाई कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, वाटर, मिनरल्स, इन सभी चीजों का यूज करते हैं एज
रॉ मटेरियल। बहुत सिंपल इसका आंसर हमने लिखा है। अब आएंगे पेज नंबर 81 के लास्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 पर। इसमें दिया है व्हाट प्रोसेसेस वुड यू कंसीडर्ड एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ। भाई लाइफ को मेंटेन करने के लिए, लाइफ को मेंटेन रखने के लिए कौन कौन से प्रोसेसेस करने चाहिए। चैप्टर में हमने 4 लाइफ प्रोसेसेस पढ़े थे, वही इसका आंसर हो जाएगा। तो आंसर में लिख देंगे प्रोसेसेस एसेंशियल फॉर मेकिंग लाइफ आर। पहला हो जाएगा इसमें न्यूट्रिशन, दूसरा रेस्पिरेशन, तीसरा ट्रांसपोर्टेशन और चौथा हो जाएगा एक्सक्रीशन। लाइफ को मेंटेन करने के लिए ये 4 लाइफ प्रोसेसेस करने होते हैं, तभी हमारी बॉडी मेंटेन रह पाती है, कोई भी लिविंग थिंग अलाइव रह पाता है। पेज नंबर 81 के सारे चारों क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं कंप्लीट। नेक्स्ट आ जाते हैं पेज नंबर 87 पर। पेज नंबर 87 पे सबसे पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में कहा गया है व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। 2 टाइप का न्यूट्रिशन होता है, जो भी चैप्टर वाली वीडियो है उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं। इनमें डिफरेंस क्या होता है ये समझेंगे इस वीडियो में। सो इसके आंसर में हमें लिखना होगा। सबसे पहले आंसर लिखने के लिए अगर हमें डिफरेंस बताना है तो एक टेबल बना लेते हैं। टेबल में एक तरफ लिख लेंगे ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, दूसरी तरफ लिख लेंगे हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन के पहले पॉइंट में हम लिखेंगे इन दिस ऑर्गेनिजम्स मेक इट्स ओन फूड। जो भी ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन होता है उसमें जो भी ऑर्गेनिज्म है वो खाना खुद से बना लेता है, लेकिन हेटरोट्रोफिक वाले न्यूट्रिशन में इस तरह से नहीं होता है। तो यहां पर हमें लिख देना है इन दिस ऑर्गेनिज्म कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड डिपेंड ऑन अदर फॉर फूड। खुद से खाना नहीं बना पाता है, दूसरों पर डिपेंड रहता है फूड के लिए। इसके बाद ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन के सेकंड पॉइंट में हमें लिख देना है ऑर्गेनिज्म यूज इनऑर्गेनिक मटेरियल लाइक CO2 एंड वाटर टू मेक देयर फूड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन में जो भी इनऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट, इनका यूज किया जाता है फूड प्रिपेयर करने के लिए। इसके बाद हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन की अगर बात करें तो ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड। दूसरे जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको वो अपना फूड बना लेता है। जैसे कि ह्यूमंस, आप और मैं हैं, हम अपना खाना खुद से नहीं बनाते हैं, हम प्लांट को खा जाते हैं तो वो हमारा फूड बन जाते हैं। इसके बाद थर्ड पॉइंट की बात करेंगे तो फूड इज प्रिपेयर्ड डे टाइम। जब सनलाइट होती है तो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन में खाना बनाया जा सकता है, लेकिन हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन में फूड कैन बी प्रिपेयर्ड एट ऑल टाइम। किसी भी टाइम फूड क्रिएट किया जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन में फोर्थ वाला पॉइंट इसमें दिया है ऑल ग्रीन प्लांट एंड सम बैक्टीरिया हैव दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। जितने भी ग्रीन प्लांट होते हैं सभी के सभी ग्रीन प्लांट में ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन होता है। इसके अलावा कुछ ऑर्गेनिजम्स जैसे कि ग्रीन एल्गी होती है उसमें भी ये ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन होता है। बात करें अगर हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन की तो ऑल एनिमल्स एंड फंगाई हैव दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। जितने भी एनिमल्स हैं, ह्यूमंस हैं, फंगस हैं, सभी के सभी फूड के लिए दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। टोटल 4 डिफरेंस हमने बता दिए हैं इस वाले क्वेश्चन के आंसर में, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन में। तो क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 87 का हो जाता है कंप्लीट। अब इसे नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया है वेयर डू प्लांट गेट ईच ऑफ रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। जो भी फोटोसिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल की जरूरत होती है उसको वो प्लांट को कहां से मिलता है। तो सबसे पहला रॉ मटेरियल होता है गाइस कार्बन डाइऑक्साइड। आंसर में लिखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना वो प्लांट गेट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एनवायरमेंट थ्रू स्टोमेटा। कार्बन डाइऑक्साइड कहां से मिलती है, एनवायरमेंट में बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड है, प्लांट में वो एंटर कर जाती है थ्रू स्टोमेटा के। इसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे सेकंड रॉ मटेरियल वाटर की जरूरत होती है फोटोसिंथेसिस के लिए। फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर कहां से मिलता है, प्लांट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सोइल थ्रू रूट्स एंड ट्रांसपोर्ट टू लीव्स। जो भी मिट्टी में पानी होता है रूट्स उसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं और प्लांट की लीव्स तक पहुंचा देती हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। इसके बाद नेक्स्ट होता है गाइस सनलाइट। सनलाइट कहां से मिलता है भाई, बहुत चमकदार सन है वहां से सनलाइट मिल जाती है, तो लिख देंगे प्लांट गेट सनलाइट फ्रॉम द सन। इसके अलावा एक और रॉ मटेरियल की जरूरत होती है जो है क्लोरोफिल। इट इज प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट फाउंड इन ग्रीन लीव्स एंड ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। जो भी क्लोरोफिल है ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। और क्लोरोप्लास्ट कहां पर होता है भाई, जितने भी हरी भरी हमारी पत्तियां होती हैं प्लांट के जो भी ग्रीन पार्ट होता है वहां पर ये क्लोरोफिल
प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। क्वेश्चन नंबर 2 में ये 4 रॉ मटेरियल हैं जिनका यूज किया जाता है फोटोसिंथेसिस के लिए। ये चारों के 4 रॉ मटेरियल कहां से मिलते हैं, सारा डिटेल हमने लिख दिया है, तो क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है व्हाट इज द रोल ऑफ एसिड इन आवर स्टमक। हमारे स्टमक के अंदर एसिड होता है, HCl एसिड होता है, उसका रोल क्या होता है, वो काम क्या करता है, ये चीज हमें बतानी है। तो इसके आंसर में क्वेश्चन आपके सामने आ गया। अब आंसर की बात कर लेते हैं। इसमें आ जाएगा रोल ऑफ HCl इन आवर स्टमक। 2 काम होते हैं भाई। पहला काम हो जाएगा किल जर्म्स इन द फूड। जो भी फूड के साथ जर्म्स हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं उनको ये खत्म कर देता है। इसके अलावा इसका इंपॉर्टेंट काम क्या होता है कि मेक द फूड एसिडिक। ये जो भी फूड होता है उसको एसिडिक बना देता है ताकि पेप्सिन वहां पर वर्क कर सके, जो भी प्रोटीन है उसका डाइजेशन कर सके। सो दैट पेप्सिन कैन डाइजेस्ट प्रोटीन। पेप्सिन एसिडिक नेचर में जो प्रोटीन होता है उसको वो डाइजेस्ट कर लेता है। ये 2 मुख्य काम होते हैं HCl के हमारे स्टमक के अंदर। इसके बाद बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। इसमें कहा गया है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। हमारी बॉडी में कई सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, एमिलेज, लाइपेज, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, ये 4 डाइजेस्टिव एंजाइम है। इनका काम क्या होता है, हमारी बॉडी में क्या फंक्शन होता है, तो इसके आंसर में हमें लिखना है द फूड वी ईट कंटेन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल डाइजेस्टिव एंजाइम्स लाइक एमिलेज, लाइपेज, पेप्सिन, ट्रिप्सिन break down these complex molecules into simple smaller molecules so that they can be absorbed by the वॉल्स ऑफ द इंटेस्टाइन। जो भी हमारे ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, एमिलेज, लाइपेज, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, इन सभी का काम होता है हमारे कॉम्प्लेक्स फूड को ब्रेक कर देना सिंपल फूड में, ताकि बॉडी जो हमारी है वो सिंपल फूड को एब्जॉर्ब कर सके। ये काम होता है इन चारों के चारों डाइजेस्टिव एंजाइम्स का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि हाउ द स्मॉल इंटेस्टाइन डिजाइन टू एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड। जो भी हमारा डाइजेस्टेड फूड होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में वो सारा का सारा कंप्लीट एब्जॉर्ब हो जाता है। ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसको किस तरह से डिजाइन किया गया है, तो इसके आंसर में हमें लिखना होगा गाइस द स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिजाइन टू प्रोवाइड मैक्सिमम एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो मैक्सिमम एरिया प्रोवाइड करती है जो भी फूड डाइजेशन हुआ है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए। एंड इट ट्रांसफर इनटू द ब्लड फॉर इट्स सर्कुलेशन इनटू द बॉडी। फूड को ये मैक्सिमम एरिया प्रोवाइड करती है, फूड एब्जॉर्ब हो जाता है, उसके बाद ब्लड जो है फूड को सर्कुलेशन के लिए हमारे ब्लड के थ्रू हमारी बॉडी के हर एक सेल्स तक पहुंचा देता है। इस तरह से काम होता है। ठीक है, अब ये कैसे होगा? फॉर दिस द इनर लाइनिंग ऑफ अ स्मॉल इंटेस्टाइन हैज न्यूमरस फिंगर्स लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड विली। भाई जो भी हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसमें बहुत सारी फिंगर की तरह प्रोजेक्शंस होती हैं विली। इन विलीज में ब्लड वेसल्स होती हैं, तो बहुत इजीली जो हमारा डाइजेस्टेड फूड है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, और विलीज में जो ब्लड वेसल्स हैं वो उसको एब्जॉर्ब करके ब्लड तक पहुंचा देती हैं। ब्लड क्या करेगा भाई? ब्लड हमारे फूड को सभी सेल्स तक पहुंचा देता है। द विली आई आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स विच टेक द एब्जॉर्ब फूड टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ बॉडी। जो विली होती हैं वो हाईली सप्लाइड होता है उनमें ब्लड, तो वो ब्लड तक खाने को पहुंचा देती हैं और ब्लड सभी सेल्स तक फूड को पहुंचा देता है। तो जो भी हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है कंप्लीट डाइजेशन, कंप्लीट एब्जॉर्प्शन वहीं पर हो जाता है जो भी हमारा फूड है उसका। तो हमने पेज नंबर 87 के 5 क्वेश्चन थे, पांचों को कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं पेज नंबर 91 पर। टोटल 4 क्वेश्चन आएंगे, एक एक करके सभी क्वेश्चंस को देख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें दिया गया है व्हाट एडवांटेज ओवर एन एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स डज अ टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म हैव विद रिगार्ड टू ऑब्टेन ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। जो भी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं पानी के अंदर रहने वाले एक्वेटिक होते हैं, और टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म होते हैं जो जमीन पर रहते हैं जैसे कि आप और मैं हैं। तो जो भी टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको क्या फायदा होता है ऑक्सीजन गेन करने में एज कंपेयर टू एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स, ये हमें एक्सप्लेन करना है। तो इसके आंसर में बहुत सिंपली हमने लिख देना है। सबसे पहले एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के बारे में लिख देते हैं। एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म यूज ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर सिंस एयर dissolved in water has a low concentration of oxygen. The aquatic organisms have much faster rate of
ब्रीथिंग। जो भी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें फास्टर रेट ऑफ ब्रीदिंग होती है, क्योंकि जो एयर है ना बहुत कम डिसोल्व होती है वाटर में, बहुत कम कंसंट्रेशन होता है ऑक्सीजन का वाटर में, इसीलिए उनको नुकसान होता है। ऑक्सीजन गेन करने के लिए उनकी जो ब्रीदिंग रेट है वो बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स। बात करते हैं टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स की, तो उसमें दिया गया है टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द ऑक्सीजन रिच एटमॉस्फेयर थ्रू रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स एंड दे हैव लेस ब्रीथिंग रेट देन एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स है। जो भी टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका ब्रीदिंग रेट कम होता है, क्योंकि यहां हमारे आसपास ही बहुत सारी एयर है और उसमें ऑक्सीजन हम इजीली कंज्यूम कर सकते हैं। जो भी एयर के अंदर प्रेजेंट होती है उसको हम इनहेल कर सकते हैं। तो ये फायदा होता है टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स का एज कंपेयर टू एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स ऑक्सीजन का ऑब्टेन करने के लिए। पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आंसर हमने लिख दिया, क्वेश्चन नंबर 1 हुआ कंप्लीट। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है व्हाट आर द डिफरेंट वे इन विच ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज टू प्रोवाइड एनर्जी इन वेरियस ऑर्गेनिजम्स। भाई ग्लूकोज का ऑक्सीडाइज होकर एनर्जी प्रोवाइड करना कौन कौन से वेरियस वेज हैं, तो मैंने आपको चैप्टर में बताए थे 3 तरीके होते हैं ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होने का। पहला तरीका आंसर में लिखेंगे एनएरोबिक रेस्पिरेशन, इसमें यह होता किसमें है, यीस्ट में होता है। तो यीस्ट में जो भी ग्लूकोज है वो ऑक्सीडाइज होता है और बनाता है एथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड एज ए एंड प्रोडक्ट। यही बात हमने फर्स्ट पॉइंट में लिख दी है एनएरोबिक रेस्पिरेशन में। जो भी एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीजन की कमी में होता है। इसके बाद नेक्स्ट लिख देंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। भाई एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है, इन दिस ब्रेक डाउन ऑफ पाइरुवेट टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू गिव 3 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 एंड वाटर, द रिलीज ऑफ हाई एनर्जी। जो भी हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन है इसमें बहुत हाई एनर्जी मिलती है। पाइरुवेट जो है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में 3 मॉलिक्यूल बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड के, और साथ में वाटर भी देता है और बहुत ज्यादा एनर्जी भी देता है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो भी ग्लूकोज है वो ऑक्सीडाइज होकर बहुत हाई एनर्जी प्रोवाइड करता है, और ये किस में होता है भाई, ह्यूमंस में होता है, आप में और मुझ में ये होता है। इसके बाद थर्ड केस भी होता है गाइज, लैक ऑफ ऑक्सीजन वाला। लैक ऑफ ऑक्सीजन में क्या होता है, इन लैक ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग एक्सरसाइज इन आवर मसल्स पाइरुवेट इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड। फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड इन मसल्स कॉजेज क्रैम्प है। भाई जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ठीक है, जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कैसे होता है, हमारी मसल्स, जब हम बहुत सारा काम कर लेते हैं, कहीं दौड़ने लग जाते हैं तो हमारी मसल्स तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है। हमारी मसल्स में क्या होगा, लैक्टिक एसिड बनने लग जाता है। पाइरुवेट जो भी हमारा ग्लूकोज है वो ब्रेकडाउन हो जाता है पाइरुवेट के साथ लैक्टिक एसिड में, और लैक्टिक एसिड बनने से हमें क्रैम्प्स वगैरह आ जाते हैं। तो ये 3 तरीके से, 3 अलग अलग वेज से ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में। मैंने आपको सारी चीजें डिटेल में बता दी हैं, यही फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। इसके बाद मूव करेंगे गाइस क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे, इसमें दिया है हाउ इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड इन ह्यूमन बींग्स। जो भी ह्यूमन बींग्स होते हैं उनमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन किस तरह से होता है। आंसर में लिखेंगे सबसे पहले ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन के बारे में। हेमोग्लोबिन प्रेजेंट इन द बॉडी टेक अप द ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर इन द लंग्स, इट कैरी ऑक्सीजन टू ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी। हमारे ब्लड के अंदर होता है हेमोग्लोबिन, वो लंग्स से ऑक्सीजन को कैरी करता है और हर एक सेल तक ऑक्सीजन को पहुंचा देता है, डिलीवर कर देता है। हेमोग्लोबिन कैरी करता है, इस बात का आपने ध्यान रखना है। इसके बाद बात करें अगर कार्बन डाइऑक्साइड की, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में हमें दिया है ब्लड ड्रॉप ऑक्सीजन। ब्लड जो है, हेमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन को तो ड्रॉप कर देता है सेल्स में, उसके बाद वहां सेल्स से जो बाई प्रोडक्ट बनता है कार्बन डाइऑक्साइड उसको वो कैरी कर लेता है एंड टेक अप द CO2 फ्रॉम सेल्स टुवर्ड्स लंग। जो भी यहां पर ब्लड ने CO2 को कैरी किया है वो उसको ड्रॉप कहां पर कर देगा, लंग्स में ड्रॉप कर देता है। लंग्स में CO2 डिफ्यूज हो जाती है और डिफ्यूज होकर लंग्स से फिर हमारे जो भी नोज है उससे बाहर निकल जाती है। इस तरह से ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है हमारी
बॉडी में। इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है हाउ आर लंग्स डिजाइन इन ह्यूमन बींग्स टू मैक्सिमाइज द एरिया ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेज। लंग्स का डिजाइन किस तरह से होता है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेज मैक्सिमाइज हो सके हमारी बॉडी में। तो बहुत सिंपल वे में इसका आंसर हम लिखेंगे इन द लंग्स द एयर पैसेज डिवाइड इनटू स्मॉलर ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंकी एट द एंड ऑफ ब्रोंकी देयर आर बलून लाइक स्ट्रक्चर्स। जो भी हमारी लंग्स होती हैं, लंग्स में जो पैसेज होता है वो डिवाइड होता रहता है फर्दर ट्यूब्स में, जिनको ब्रोंकी कहा जाता है। और हर एक ब्रोंकी डिवाइड फर्दर बहुत सारे ब्रोंकीज में वो डिवाइड होता रहता है। उसके बाद ब्रोंकी के एंड में जो है ना वो होते हैं गाइज बलून लाइक स्ट्रक्चर, जिसको कहा जाता है एल्वियोली। अब एल्वियोली के बारे में दिया गया है द एल्वियोली प्रोवाइड मैक्सिमम सरफेस फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेज। एक्सचेंज ऑफ गैसेज, गैसेज का एक्सचेंज करने के लिए एल्वियोली सरफेस प्रोवाइड करता है। अब एल्वियोली की एक खास बात और बता देता हूं, द एल्वियोली वॉल्स हैव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स टू फैसिलिटेट एक्सचेंज ऑफ गैसेज। जो भी एल्वियोली होती है उसमें ब्लड वेसल्स का एक नेटवर्क होता है जहां पर गैसेज का एक्सचेंज इजीली हो जाता है। ऑक्सीजन जो है ब्लड वेसल्स उसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं और ऑक्सीजन को ड्रॉप कर देती हैं। इस तरह से लंग्स का डिजाइन होता है ह्यूमन बींग्स में। जो भी एक्सचेंज ऑफ गैसेज है उसको मैक्सिमाइज करने के लिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है गाइज एल्वियोलीज का। ये हो जाएगा हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का बहुत सिंपल सा आंसर। पेज नंबर 91 के सारे क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए। तो नेक्स्ट पेज नंबर है 96, इस पर क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में कहा गया है व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ दीज कंपोनेंट्स। जो भी ह्यूमन बींग्स होते हैं उसमें ट्रांसपोर्ट के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं और उनके काम क्या क्या होते हैं ये हमें बताना है। तो भाई सबसे पहले आंसर हम लिखेंगे द मेन कंपोनेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम आर। ट्रांसपोर्ट सिस्टम के कौन कौन से मेन कंपोनेंट है भाई? हार्ट होता है, ब्लड होता है और ब्लड वेसल्स होते हैं। ये 3 कंपोनेंट होते हैं। एक एक करके सभी के बारे में समझ लेते हैं। हार्ट की बात करते हैं तो हार्ट क्या है? इट पंप ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू ऑल बॉडी पार्ट्स। हार्ट का फंक्शन हमें बताना है, काम हमें बताना है। तो हार्ट का काम होता है ब्लड को पंप करना। जो भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको वो पंप कर देता है बॉडी के सभी पार्ट्स तक है। एंड रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी, और रिसीव करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वो पंप कर देता है लंग्स की तरफ, ताकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो ऑक्सीजन कैरी कर ले वहां से। इस तरह से मतलब ये हमारा होता है ट्रांसपोर्ट सिस्टम का पार्ट हार्ट, और इसका फंक्शन क्या है वो भी हमने लिख दिया है। नेक्स्ट बात करेंगे ब्लड की। इट इज अ कनेक्टिव टिश्यू विच कैरी एंड ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, CO2, न्यूट्रिएंट्स एंड नाइट्रोजेनियस वेस्ट। जो भी ब्लड है ये भी हमारा क्या है? ट्रांसपोर्ट सिस्टम का पार्ट है। और ब्लड का काम क्या होता है, फंक्शन क्या होता है? ये ट्रांसपोर्ट करता है भाई ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को, न्यूट्रिएंट्स को, और जो भी न्यूट्रोजेनियस वेस्ट होते हैं उनको। इसका काम होता है ट्रांसपोर्ट करना। इसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे ब्लड वेसल्स की। भाई कौन कौन सी ब्लड वेसल्स होती हैं? वीन्स होती हैं, आर्टरीज होती हैं और कैपिलरीज होती हैं। तो जो भी हमारी ये ब्लड वेसल्स हैं 3 अलग अलग तरह की, ये ब्लड को कैरी करती हैं हार्ट से, ठीक है, हार्ट से सभी बॉडी पार्ट्स तक ब्लड को ये कैरी करती हैं। उसके बाद सभी बॉडी पार्ट से जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उस ब्लड को हार्ट तक पहुंचाने का काम भी कहां से होता है? ब्लड वेसल्स से होता है। ब्लड इन वेन्स, आर्टरीज और कैपिलरीज के अंदर फ्लो करके ये काम करता है। तो जो भी ह्यूमन के अंदर ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है उसके तीनों कंपोनेंट और उनके फंक्शन जो भी काम है वो हमने लिख दिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हुआ कंप्लीट। बात करेंगे पेज नंबर 96 के नेक्स्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है व्हाई इज इट नेसेसरी टू सेपरेट ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन मैमल्स एंड बर्ड्स। जो भी बर्ड्स और मैमल्स होते हैं उनमें डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग अलग रहता है। अब ऐसा क्यों है? ऐसा नेसेसरी इसलिए है क्योंकि इसके आंसर में हम इसका रीजन लिखेंगे। भाई आंसर में क्या लिखना होगा? सेपरेशन ऑफ ब्लड प्रोवाइड गुड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द बॉडी। अगर हम ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अलग अलग, जो कि मैमल्स और बर्ड्स में होता है, अलग अलग होने पर जो भी ऑक्सीजन की सप्लाई है वो बहुत
अच्छी तरह से होती है। इसके बाद कहा गया है मैमल्स एंड बर्ड्स कॉन्स्टेंटली नीड ऑक्सीजन टू गेट अ हाई एनर्जी टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है। जो भी मैमल्स होते हैं और बर्ड्स होते हैं वो अपने बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने के लिए उन्हें बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है। इसीलिए जो भी ऑक्सीजन है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसका सेपरेट रहना बहुत जरूरी होता है मैमल्स और बर्ड्स में। रीजन हमने यहां पर लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे तो इसमें दिया है व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन हाई ऑर्गेनाइज्ड प्लांट्स। जो भी हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट्स होते हैं उसके ट्रांसपोर्ट सिस्टम के कौन कौन से मेन कंपोनेंट्स हैं। तो भाई दो ही कंपोनेंट होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। दोनों की बात करते हैं, आंसर में लिखेंगे। सबसे पहले जाइलम के बारे में देखते हैं। तो जाइलम कंसिस्ट ऑफ वेसिल्स, ट्रैकिड्स एंड जाइलम टिश्यू। जाइलम जो है वो तीन चीजों से बना होता है, वेसिल्स, ट्रैकिड्स एंड जाइलम टिश्यू, इन तीन चीजों से बना होता है। द वेसिल्स एंड ट्रैकिड्स फॉर्म अ सिस्टम ऑफ वाटर चैनल्स। जो भी वेसिल्स और ट्रैकिड्स हैं ये वाटर चैनल्स का काम करती हैं, वाटर चैनल्स बनाती हैं और प्लांट के हर एक पार्ट तक ये पहुंच जाती हैं। आगे यहां पर यही दिया है रीचिंग ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट। प्लांट के हर पार्ट तक ये वाटर चैनल पहुंचता है। जाइलम कैरी वाटर एंड मिनरल्स। तो इन चैनल्स के थ्रू जो भी वाटर है और मिनरल्स हैं वो प्लांट के हर पार्ट तक पहुंचा दिए जाते हैं। इसके बाद बात करेंगे फ्लोएम की। तो फ्लोएम कंडक्ट सोल्यूबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस फ्रॉम लीव टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट। जो भी फ्लोएम है ना वो सोल्यूबल प्रोडक्ट कंडक्ट करता है। जो फोटोसिंथेसिस से बनने वाला प्रोडक्ट है ना उनको ये कैरी करता है और लीव्स से प्लांट के हर पार्ट तक पहुंचा दिया जाता है उन प्रोडक्ट को। खाना कहां पर बनता है? लीव्स में बनता है। तो फ्लोएम जो है वो लीव्स से प्लांट के हर एक पार्ट तक जो भी फूड प्रोडक्ट बना है उसको ये ट्रांसफर कर देता है, पहुंचा देता है। इस तरह से ट्रांसपोर्ट सिस्टम वर्क करता है किसी भी ट्री में, किसी भी प्लांट में। क्वेश्चन नंबर 3 का सिंपल सा ये आंसर हमने लिख दिया। अब बात करेंगे पेज नंबर 96 के क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है हाउ आर वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स में किस तरह से होता है? भाई पीछे वाले क्वेश्चन में ही पढ़ा था, जाइलम से होता है, लेकिन थोड़ा सा डिटेल में हमें समझाना पड़ेगा। तो डिटेल पर आ जाते हैं। इसके आंसर में लिखेंगे जाइलम कंसिस्ट ऑफ वेसल्स, ट्रैकिड्स एंड जाइलम टिश्यू। पीछे वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि भाई जाइलम जो है वो तीन चीजों से बना होता है, वेसल्स, ट्रैकिड्स एंड जो भी हमारा जाइलम टिश्यू होता है उससे। द वेसल्स एंड ट्रैकिड्स फॉर्म अ सिस्टम ऑफ वाटर चैनल्स रीचिंग ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट। बिल्कुल जो पीछे वाले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था वही चीजें अभी तक इसमें लिखी गई है। भाई वाटर चैनल बना लेता है जाइलम। अब जो वाटर है वो ऊपर की डायरेक्शन में मूव कैसे करता है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बारे में दिया है ट्रांसपीरेशन क्रिएट अ सक्शन प्रेशर। ट्रांसपीरेशन एक प्रोसेस होता है जो सक्शन प्रेशर क्रिएट करता है जिससे वाटर अपवर्ड डायरेक्शन यानी कि ऊपर की डायरेक्शन में मूव करता है। विच पुल वाटर फ्रॉम रूट्स। जो रूट्स मिट्टी यानी कि सोइल से वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं वो रूट्स में वाटर ऊपर की तरफ पुल होने लग जाता है इस ट्रांसपीरेशन प्रोसेस से। Thus the water and minerals from the soil reach through the root and stem to the leaf of the plant है। इस ट्रांसपीरेशन प्रोसेस से जाइलम के थ्रू जो भी वाटर और मिनरल्स हैं रूट्स में जो हैं वो स्टेम से होते हुए लीव्स तक पहुंचा दिए जाते हैं। इस तरह से ट्रांसपोर्ट होता है वाटर और मिनरल्स का। ये बात आपको ध्यान रखनी है। जाइलम का काम क्या होता है? वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन करना प्लांट में। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना वो भी हमारा प्लांट से ही रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 5 है, लास्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 96 का। तो इसमें कहा गया है हाउ इज फूड ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स। है भाई फूड कैसे ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट्स में? वाटर और मिनरल्स तो जाइलम करता है, तो बचा कौन सा है? फ्लोएम बचा है जो फूड का ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट्स में। तो इसके बारे में आंसर लिखेंगे फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड मटेरियल फ्रॉम द लीव्स टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट। फ्लोएम का काम होता है जहां पर फूड बनता है, लीव्स में फूड बनता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से, उस फूड को लीव्स से प्लांट के हर एक पार्ट तक पहुंचाने का। अब इसमें दिया है द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इन फ्लोएम इज डन बाय यूटिलाइजिंग एनर्जी फ्रॉम एटीपी विच हेल्प इन क्रिएटिंग ऑस्मोटिक प्रेशर दैट ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम द एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू
लो कंसंट्रेशन। भाई जो ट्रांसपोर्टेशन होता है फूड का फ्लोएम में, जो एटीपी होता है, एंडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, इसकी वजह से होता है। एंडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट कर देता है, जिससे हाई कंसंट्रेशन यानी कि लीव्स में फूड क्रिएट होता है, बनता है, वहां पर बहुत ज्यादा मतलब हाई कंसंट्रेशन ऑफ फूड होता है। उसके बाद जहां पर फूड की कमी होती है प्लांट में, उस तरफ फूड मूव कर देता है फ्लोएम टिश्यू से। इस तरह से होता है फूड का ट्रांसपोर्टेशन किसी भी प्लांट में फ्लोएम टिश्यू के थ्रू। पेज नंबर 96 के टोटल 5 क्वेश्चन थे, सारे के सारे हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अभी भी इन टेक्स्ट क्वेश्चन बचे हैं, तो कौन से पेज वाले बचे हैं? पेज नंबर 98 आ जाता है। पेज नंबर 98 पे टोटल 3 क्वेश्चन आते हैं। अगर इन 3 क्वेश्चंस को हम कर लेंगे तो जो भी हमारे इन टेक्स्ट क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो एक एक करके समझ लेते हैं। पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ नेफ्रॉन्स। जो भी नेफ्रॉन होती है, किडनी के अंदर हमारी लाखों करोड़ों नेफ्रॉन्स जो हैं, उसका स्ट्रक्चर हमें बताना है। भाई स्ट्रक्चर कैसे बताते हैं? डायग्राम ड्रॉ करना पड़ता है। तो डायग्राम आप खुद से ड्रॉ करना, बुक में देखकर कई बार इसकी प्रैक्टिस करना, क्योंकि स्ट्रक्चर और फंक्शंस नेफ्रॉन के क्या होते हैं, ये क्वेश्चन 5 नंबर का एग्जाम में बहुत बार आया है, रिपीट होता रहा है, आगे भी आने के पूरे पूरे चांसेस इसके बनेंगे। तो स्ट्रक्चर जो भी है वो आपको खुद से बनाना है, नेफ्रॉन का डायग्राम बनाना है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसके फंक्शंस की। तो इसके आंसर में लिखेंगे नेफ्रॉन आर फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी। जो भी नेफ्रॉन्स होती हैं वो हमारी किडनी की फिल्ट्रेशन यूनिट होती हैं। भाई फिल्टर क्या करती है? ब्लड को और यूरिन को अलग अलग कर देती है, फिल्टर ये कर देती है। आगे दिया है इट कंसिस्ट ऑफ अ ट्यूब विच इज कनेक्टेड टू डक्ट एंड अ कप शेप्ड स्ट्रक्चर दैट बोमन्स कैप्सूल। भाई ये जो नेफ्रॉन होती है हमारी, ये डक्ट से कनेक्ट होती है और इसमें कप टाइप का एक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोमन्स कैप्सूल कहा जाता है। बोमन कैप्सूल का काम क्या होता है? स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। बोमन कैप्सूल का काम दिया है इट फिल्टर ब्लड एंड कलेक्ट यूरिन। जो भी बोमन कैप्सूल है वो ब्लड और यूरिन को अलग अलग कर देता है, फिल्टर कर देता है। अब जो यूरिन फिल्टर होता है वो हेनलीज लूप में चला जाता है। भाई हेनलीज लूप में जो यूरिन अलग हुआ है ब्लड से, वहां पर जाने के बाद इट रीएब्सॉर्ब ग्लूकोज, अमीनो एसिड एंड वाटर। वहां पर इसका रीएब्सॉर्प्शन होता है। वहां जो भी यूरिन गया है उसमें से कुछ चीजों को दोबारा से एब्सॉर्ब कर लिया जाता है। अगर हमारी बॉडी में वाटर की कमी है तो भाई वाटर को भी एब्सॉर्ब कर लिया जाता है। इसके अलावा ग्लूकोज और अमीनो एसिड जो फूड होता है हमारी बॉडी के लिए, उसका भी रीएब्सॉर्प्शन होता है यूरिन से। हेनलीज लूप में से ब्लड पास होके डक्ट से बाहर हो जाता है। आगे वाली लाइन में समझ जाओगे क्या होता है। हेनलीज लूप के बारे में पॉइंट आ गया होगा स्क्रीन पर। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट वाली लाइन की। इसमें है देन यूरिन एंटर इनटू यूरेटर थ्रू डक्ट एंड कलेक्टेड इन यूरेनरी ब्लैडर। जो भी यूरिन है वो यूरेटर में एंटर कर जाता है डक्ट्स की हेल्प से, डक्ट्स के थ्रू वो यूरेटर में चला जाता है। उसके बाद कलेक्ट हो जाता है यूरेनरी ब्लैडर में। कलेक्ट होने के बाद हम जाते हैं वॉशरूम और जो भी यूरेनरी ब्लैडर में यूरिन इकट्ठा हुआ है उसको बाहर निकाल के आ जाते हैं। और इसका डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को आपने ध्यान रखना है। इस तरह का डायग्राम दिखता है इसका, जैसा आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। ये डायग्राम बहुत जरूर कर लेना इस डायग्राम को। और जो भी इसके फंक्शंस है वो मैंने आपको बता ही दिए हैं। अगर ये चीज कर दोगे 5 नंबर आपको मिल जाएंगे एग्जाम में। पेज नंबर 98 का क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर पहले आ गया है। कुछ प्रेजेंटेशन मिस्टेक जरूर हुई है मेरे से, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं पेज नंबर 98 का। इसमें कहा गया है व्हाट आर द मेथड यूज्ड बाय प्लांट टू गेट रीड ऑफ एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट्स। जो प्लांट में एक्स्ट्रा एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट्स होते हैं वो प्लांट उससे कैसे निजात पाता है, उन एक्सक्रेटरी मटेरियल्स को, प्रोडक्ट्स को कैसे अलग करता है। तो भाई 3 तरीके से करता है। सबसे पहले आंसर में बात करेंगे द प्लांट गेट रीड ऑफ गैसियस प्रोडक्ट थ्रू स्टोमेटा इन लीव्स। प्लांट में जो एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट ऑक्सीजन बनता है दिन के समय, वो स्टोमेटा के थ्रू गैसियस प्रोडक्ट होता है, वो स्टोमेटा के थ्रू बाहर निकाल देता है। इसके बाद सेकंड पॉइंट की बात करेंगे जो पहले से ही लिखा हुआ है द प्लांट गेट रीड ऑफ स्टोर्ड सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट बाय शेडिंग ऑफ लीव्स, पीलिंग ऑफ बार्क एंड पेलिंग ऑफ फ्रूट्स। जो भी प्लांट में एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट होता है सॉलिड या फिर लिक्विड वेस्ट, वो शेडिंग ऑफ लीव्स यानी कि पत्तियों को वो अपने अलग कर देता है जब वो एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट पत्तियों में
चला जाता है, लीव्स में चला जाता है। इसी तरह से जो बार्क होती है, बार्क यानी कि छाल जो होती है पेड़ की, वो भी कुछ समय के बाद अलग हो जाती है, और फ्रूट्स जो होते हैं वो भी प्लांट से अलग कर दिए जाते हैं, प्लांट उनको अलग कर देता है। इस तरह से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स जो भी होते हैं प्लांट में, प्लांट उनको अलग करता है, पत्तियों को अलग करके, लीव्स को अलग करके, बार्क को अलग करके और फ्रूट्स को अलग करके। इसके अलावा एक तरीका और होता है, प्लांट ऑल्सो एक्सक्रीट सम वेस्ट सब्सटेंस इनटू द सॉइल अराउंड देम। जो मिट्टी होती है उसमें भी प्लांट कुछ जो एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट होते हैं उनको वो छोड़ देता है थ्रो रूट्स की हेल्प से। जो भी एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट्स होते हैं उनको वो मिट्टी के अंदर ही छोड़ देता है। तो तीन तरीकों से एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं प्लांट उनको अपने से अलग कर लेता है। क्वेश्चन नंबर 2 का बहुत सिंपल सा 3 पॉइंट में हमने आंसर लिख दिया। बात करेंगे लास्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है हाउ इज द अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस्ड रेगुलेटेड। जो भी यूरिन हमारी बॉडी में बनता है वो किस तरह से रेगुलेटेड रहता है, वो ज्यादा क्वांटिटी में भी नहीं होना चाहिए, कम क्वांटिटी में भी नहीं होना चाहिए। तो उसको रेगुलेट कौन कौन सी चीजें करती हैं, आंसर में हमें लिख देना है उसी चीज को। तो आंसर बहुत सिंपल हो जाएगा, द अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस्ड डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ एक्सेस वाटर। हमारी बॉडी में कितना एक्सेस वाटर है इस चीज पर यूरिन का प्रोडक्शन डिपेंड करता है। इसके अलावा एंड डिजोल्व वेस्ट प्रेजेंट इन द बॉडी, जो हमारी बॉडी में वेस्ट मटेरियल है, नाइट्रोजेनियस वेस्ट है, वो कितना है उस चीज पर डिपेंड करता है। अगर एक्सेस वाटर होगा और नाइट्रोजेनियस वेस्ट भी ज्यादा होगा तो ज्यादा यूरिन का प्रोडक्शन होगा, और एक्सेस वाटर कम होगा, नाइट्रोजेनियस वेस्ट होगा तो कम यूरिन का प्रोडक्शन होगा। इसके अलावा छोटे मोटे और फैक्टर्स भी काम करते हैं, वो कौन से हैं तो आगे दिया गया है, सम अदर फैक्टर्स सच एज हैबिटेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड हॉर्मोन्स सच एज एंटी ड्यूरेक्टिव हार्मोन, जिसको ADHB कहा जाता है, ऑल्सो रेगुलेट द अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस्ड है। जो भी हमारी बॉडी में, मतलब हमारा हैबिटेट क्या है, हमारे आसपास किस तरह का एटमॉस्फेयर है, उस चीज पर भी डिपेंड होता है यूरिन का प्रोडक्शन। इसके अलावा एंटी ड्यूरेक्टिव हार्मोन होता है जिसकी शॉर्ट फॉर्म होती है ADH, ये भी रेगुलेट करता है जो भी यूरिन प्रोडक्शन होता है हमारी बॉडी में उसको। तो क्वेश्चन नंबर 3 में मेनली हमारी बॉडी में कितना एक्सेस वाटर है और कितना वेस्ट है, डिजोल्व वेस्ट है, उस चीज पर डिपेंड करता है कि यूरिन का प्रोडक्शन कितना होगा। जो हमारी बॉडी में एक्सेस वाटर है और नाइट्रोजेनियस वेस्ट है वो रेगुलेट करता है यूरिन प्रोडक्शन को। पेज नंबर 98 का लास्ट था हमारा ये क्वेश्चन नंबर 3, और इसी क्वेश्चन के साथ इन टेक्स्ट क्वेश्चन हो जाते हैं कंप्लीट है। इसी पेज नंबर 98 के क्वेश्चन नंबर 3 के साथ जो भी इंटेक्स्ट क्वेश्चन है वो हो जाते हैं कंप्लीट। उम्मीद करूंगा सभी के सभी क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। अगर आए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर जरूर कर देना, और जितने भी नए स्टूडेंट्स आते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जो भी एजुकेशनल वीडियोज हैं क्लास 10th की इसी तरह से चैनल पर आती रहेंगी। इसके अलावा अगर आपको PDF डाउनलोड करना है इन क्वेश्चन आंसर्स का जो भी मैंने अभी कराए हैं, या फिर जो एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस हैं उनकी वीडियो, सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, सभी को देख लेना और अच्छी तरह से समझ लेना। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलूंगा आपसे इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में।